हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जयश्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 2, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ठीक है, जिसके राइटर है एनिस जंग। एनिस जंग ने इस चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग क्यों रखा है, सबसे पहले वही समझ लेते हैं। तो स्प्रिंग सीज़न जो है, स्प्रिंग यानी कि स्प्रिंग सीज़न, तो स्प्रिंग सीज़न जो है वो किसको जस्टिफाई करता है। स्प्रिंग सीज़न में जो है नई लीव्स आती हैं, नए फ्लावर्स आते हैं, और इसके अलावा एक अलग ही एनर्जी, एक नए एक्साइटमेंट को जो है ये दर्शाने वाला सीज़न है। ओके, तभी तो राइटर्स जो हैं ऑटम और स्प्रिंग के थ्रू सैडनेस को और अलाइवनेस को दर्शाते हैं अपनी पोइट्रीज़ में भी। तो यहाँ पे लॉस्ट स्प्रिंग कहने का मतलब है कि बच्चों का जो बचपना है, उनके लाइफ से जो एनर्जी है, जो एक्साइटमेंट है, वो पूरी तरीके से चला गया है। इसीलिए वो इस चैप्टर का नाम रखती हैं लॉस्ट स्प्रिंग, है ना। आगे उन्होंने कहा भी है कि स्टोलन चाइल्डहुड, यानी बच्चों का जो बचपना है वही चुरा लिया गया है, वही खो गया है कहीं। ओके, अब ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली में ये पूरी उनकी एक बुक का नेम है, और इसी का एक्सर्प्ट जो है, एक अंश जो है हमको यहाँ पे पढ़ने को मिलता है। अब यहाँ पे दो कीवर्ड्स आप सिर्फ याद रख लें, पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस, गरीबी और सदियों से चलती आ रही ट्रेडिशंस यानी कि परंपरा। इन्हीं दो वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दो स्टोरीज़ के थ्रू इस चैप्टर में हमें कुछ समझाने की कोशिश की है। तो वो दोनों स्टोरीज़ हम पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे गार्बेज में यानी कचरे में 1 रुपी जो है मिल जाता है। इन्वर्टेड कोमा में है, यानी कि किसी का कहा हुआ स्टेटमेंट है। अब किसने कहा है वो हम आगे समझ जाएंगे। वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। ठीक है, तो मेरे पड़ोस में, यहाँ पे एनिस जंग जो है आई यूज़ हुआ है किसके लिए, हमारी राइटर एनिस जंग के लिए। तो कहती हैं कि मैं साहेब से ये पूछती हूँ, मतलब वो कह रही हैं कि मेरे पड़ोस में जो कचरे का ढेर लगा हुआ है वहाँ पे कुछ वैल्यूएबल चीज़ तलाशते हुए, गोल्ड का मतलब कोई वैल्यूएबल, यहाँ पे गोल्ड का मतलब है कोई वैल्यूएबल चीज़। तो मैं अपने पड़ोस में जो एक गार्बेज का ढेर लगा हुआ है वहाँ पे कुछ वैल्यूएबल चीज़ तलाशते हुए साहिब को जब मैं देखती हूँ, वो स्काउंजिंग कर रहा है हर सुबह, उस कचरे में से कुछ टटोल रहा है, कुछ तलाश कर रहा है। तो ऐसा ही एक मॉर्निंग में मेरा उससे सामना होता है, मैं उसको देखती हूँ और मैं उससे पूछती हूँ कि वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो, यानी तुम ये कि रैक पिकिंग वाला वर्क क्यों करते हो, कचरे में से क्या ढूंढते रहते हो। साहिब लेफ्ट हिज होम। अब इस क्वेश्चन का जवाब तो हमें बाद में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे साहिब का जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसको आप ध्यान से समझें। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहिब ने बहुत समय पहले ही अपना घर छोड़ दिया था, यानी अपना घर छोड़ के जहाँ भी उसका घर है वहाँ से वो यहाँ आ गया था। Set amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory। अब यहाँ से पता चलता है कि वो जो है पहले कहाँ रहता था, ढाका के हरे भरे मैदानों में। तो ढाका के हरे भरे मैदानों में से तो उसका जो घर है वो उसके लिए डिस्टेंट मेमोरी भी नहीं रहा है। कहने का मतलब उसे दूर दूर तक अपने घर के बारे में कोई याद नहीं आती। There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him। उसकी मॉम उसे बताती हैं कि ऐसे कई सारे तूफ़ान आए जिसकी वजह से उनका जो फील्ड है, जो होम है, वो सब बह करके स्वेप्ट अवे यानी बह करके चला गया, ख़राब हो गया, डिस्ट्रक्शन वहाँ पे हो गया। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। तो इसी वजह से, उन तूफ़ानों की वजह से, फील्ड्स और होम के ख़त्म हो जाने की वजह से वो ढाका से यहाँ पर आ गए, एक बड़े शहर में जहाँ वो अब रहते हैं। और क्यों आए हैं, लुकिंग फॉर गोल्ड। लुकिंग फॉर मतलब तलाश करने के लिए, गोल्ड यानी कोई वैल्यूएबल चीज़, यानी कुछ ऐसा जिससे उनका सर्वाइवल हो जाए, वो उनको खाने को मिल पाए, वो अच्छे से जीवन यापन कर पाए। ठीक है, आगे जो है वो जवाब देता है मिस जो एनिस जंग है उनके क्वेश्चन का कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। वो धीरे से मटर्स यानी बड़बड़ाते हुए, फुसफुसाते हुए धीरे से वो कहता है, लुकिंग अवे यानी कहीं दूर देखते हुए, क्योंकि शायद उसको ये काम पसंद नहीं है। और वो कहता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, यानी कि मुझे और कुछ नहीं आता है, मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, इसी वजह से मैं ये काम करता हूँ रैक पिकिंग का। रैक पिकिंग मतलब कचरा उठाना, कचरे में से कुछ वैल्यूएबल ढूंढना। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, realizing immediately how hollow this advice must sound।
और मैं भी ग्लिबली यानी कि थॉटलेसली उसको जो है ये बात कह देती हूँ बिना कुछ सोचे समझे कि तुम स्कूल जाओ अगर और कुछ काम करने को नहीं है तो। लेकिन मुझे मेरी जो सलाह है इमीडिएटली बहुत ही होलो साउंड करती है, यानी कि बहुत ही बेकार लगती है कि मेरी सलाह का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बच्चा बहुत गरीब है और यहाँ आसपास कोई स्कूल भी नहीं है। ओके। और साहब जो है जवाब भी देता है कि देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वैन दे बिल्ड वन आई विल गो। यानी कि हमारे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब वो लोग बना देंगे तो मैं चला जाऊँगा। तो दे यहाँ पे यूज़ हुआ है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट जब स्कूल बना देगी तो मैं चला जाऊँगा, ऐसा साहेब रिप्लाई करता है। ठीक है। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। एनिस जंग जो है उससे थोड़ा मजाक करते हुए कहती है, अच्छा अगर मैं कोई स्कूल खोलती हूँ, सपोज़ मैं स्कूल खोलूँ तो क्या तुम आओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, और वो एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहता है कि हाँ मैं आऊँगा, यानी उसके अंदर स्कूल जाने की चाहत तो है। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी। और कुछ दिनों के बाद, मैं तो भूल जाती हूँ कि मैंने ऐसी कोई एडवाइस भी दी थी साहब को, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो आता है दौड़ता हुआ मेरे पास और मुझसे कहता है कि आपका स्कूल रेडी हो गया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड द स्कूल, आई से, एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड। और मैं उससे जो है थोड़ा एम्बेरस फील करते हुए, शर्म मुझे महसूस होती है अपनी एडवाइस पर, मेरे वादे पर जो मैंने उससे कह दिया था, एक ऐसा वादा जिसका कोई मतलब ही नहीं था। तो मैं उससे कहती हूँ कि स्कूल बनने में टाइम लगता है, but promises like mine abound in every corner of his bleak world। लेकिन वो अपने आप को दिलासा देते हुए ऐसा सोचती हैं कि इन साहिब जैसे रैग पिकर्स की दुनिया में, ब्लीक वर्ल्ड का मतलब होता है उनके निराशा भरे जीवन में, निराशा से भरे संसार में, उन्हें हर कॉर्नर पर, यानी कि हर व्यक्ति से हर थोड़े थोड़े टाइम में बहुत सारे ऐसे प्रोमिस मिल जाते हैं जो कि फेक होते हैं, झूठे होते हैं। तो अगर मैंने भी ऐसा कोई प्रॉमिस कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। तो एनिस जंग बता रही है कि कई महीनों तक, अब उसे जब मैं जान गई थी तो कई महीनों के बाद, उसे जानने के बाद मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ। साहिब ए आलम, ये अनाउंसेस, और वो कहता है बड़े ज़ोर से कि साहिब ए आलम, यानी मेरा नाम है साहिब ए आलम। ही डजन नो वॉट इट मीन्स, उसे मालूम भी नहीं है कि उसके नाम का मीनिंग क्या है। If he knew its meaning, Lord of the Universe, he would have a hard time believing it। अगर उसे पता चल जाता, अगर उसे मालूम होता कि उसके नाम का मीनिंग कितना अच्छा है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का मालिक, पूरे यूनिवर्स का मालिक, अगर उसे ये पता होता तो ये उसके लिए विश्वास करना काफ़ी मुश्किल होता, काफ़ी हार्ड होता, क्योंकि पूरे यूनिवर्स का जो मालिक है वो क्या कर रहा है, वो रैक पिकिंग का काम कर रहा है, कचरा उठाने का काम कर रहा है, तो बहुत ही बड़ी बुरी बात है। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon। ठीक है। तो अपने नाम से अनजान, उसके नाम का क्या मीनिंग है इस बात से अनभिज्ञ, वो गलियों में भटकता रहता है अपने एक बेयरफुट बॉयज़ के ग्रुप के साथ में। बेयरफुट का मतलब नंगे पैर, जिन्होंने स्लीपर शूज़ कुछ भी नहीं पहने हुए हैं। तो ऐसे बॉयज़ के ग्रुप के साथ वो दिन भर गलियों में घूमता रहता है, और वो सारे बॉयज़ जो हैं ऐसे नज़र आते हैं जैसे कि वो मॉर्निंग बर्ड्स हों। ठीक है। मॉर्निंग बर्ड्स जैसे कि अपना खाना तलाशने के लिए मॉर्निंग में निकलते हैं और दिन में, दोपहर में वो अपने नेस्ट में वापस लौट जाते हैं। तो ऐसा ही ये भी मॉर्निंग में निकलते हैं और दोपहर तक डिसअपियर यानी कि गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, और कई महीनों के बाद जो है मैं उनमें से हर किसी को रिकग्नाइज कर पाई, पहचान पाई। ठीक है। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। तो उसी ग्रुप में से एक बंदे से मैं पूछती हूँ कि तुमने चप्पल्स क्यों नहीं पहनी हुई, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई है। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स सिंपली। तो वो बच्चा जवाब देता है कि मेरी मॉम जो है शेल्फ में से उसको नीचे ही नहीं उतारती, तो मैं पहनूंगा कैसे। ओके। इवन इफ शी डिड he will throw them off, adds another who is wearing shoes that don't match। और अब दूसरा बच्चा जो है वो बोलता है कि अगर वो उसे नीचे उतार भी देंगी ना शेल्फ से, तो भी मैं पहनूंगा नहीं उसे, मैं फेंक दूंगा। ठीक है। और ये वो बच्चा कहता है जिसने शूज़ पहने हुए हैं, लेकिन वो दोनों शूज़ आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, दोनों डिफरेंट कलर के हैं।
When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. और जब मैं इस बात पे कमेंट करती हूँ कि देखो तुमने तो शूज़ तो पहने हुए लेकिन दोनों डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं, तो वो अपने पैरों को शफल करता है, ज़मीन पे पटकता है और कुछ नहीं कहता है. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. और अब तीसरा बच्चा बोलता है, तीसरा लड़का बोलता है कि मुझे तो शूज़ चाहिए, है ना, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी शूज़ नहीं पहने थे. ओके, तो यहाँ पे आप 3 बच्चों को आप देख रहे हो कि उनकी डिस्कशन के थ्रू उनके पास गरीबी की वजह से शूज़, स्लीपर्स ये सब नहीं है, इसलिए वो बेयर फुटेड हैं, लेकिन वो कोई ना कोई रीज़न बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं एनएस जंग को. ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट. अपने देशों की, अलग अलग देशों की यात्रा के दौरान एनएस जंग कह रही है कि मैंने बच्चों को देखा है कि वो नंगे पैर ही वॉक करते हैं. इन सिटीज़, ऑन विलेज रोड्स, ठीक है, चाहे शहरों की बात हो या गांव के सड़कों की बात हो, वो लोग नंगे पैर ही ट्रैवल करते हैं या नंगे पैर ही वो लोग सड़कों पे घूमते हैं. इट इज़ नॉट लेक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, इट्स वन एक्सप्लेनेशन. जब मुझसे पूछा जाता है कि आप लोग बेयरफुट ही क्यों रहते हो, तो वो एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जो है ये पैसों की कमी की बात नहीं, बल्कि हम यहाँ पे एक ट्रेडिशन, एक परंपरा है नंगे पैर रहने की, तो हम इसीलिए ऐसा करते हैं. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. तो मुझे सरप्राइज़ होता है ये जानकर के कि ये उनका सिर्फ एक बहाना है अपनी सतत गरीबी को. परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी का मतलब सालों से जो उनकी गरीबी चली आ रही है उसको छिपाने का, एक्सप्लेन करने का बस एक बहाना है जो मुझे नहीं बता रही है, सिर्फ ऐसे ही एक्सप्लेनेशन दे रही है. आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी. अब एनएस जंग आगे बताती हैं कि मुझे याद आती है उदीपी के एक पर्सन के बारे में. ठीक है, अब नाम रखें, याद रखें इस जगह का. उदीपी का एक मैन था जिसने मुझे एक बार एक स्टोरी बताई थी. एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट. तो जब वो छोटे थे तो वो मंदिर से, एक पुराने मंदिर से गुजरते हुए अपने स्कूल जाते थे और उस मंदिर में उनके जो पिता हैं वो पुजारी थे. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. तो वो बच्चा क्या करता था, वो क्या करते थे कि टेम्पल में जाते थे, प्रार्थना करते थे अ पेयर ऑफ शूज़ के लिए, ठीक है, कि उन्हें शूज़ मिल जाए. 30 years later I visited his town and the temple which was now drowned in an air of desolation. ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि अभी 30 सालों के बाद जब मैं जाती हूँ उस जगह पे, उस उदीपी में, और वहाँ पे देखती हूँ उस मंदिर को और उनके टाउन को, तो वो तो सारा क्या हो चुका है, पूरी तरीके से डाउन यानी ख़राब हो चुका है, डूब चुका है एयर ऑफ डेजोलेशन में. एयर ऑफ डेजोलेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे बिल्कुल अभी ना तो वो टेम्पल बचा है, ना वो रहने लायक जगह बची है, तो वहाँ पे कोई ह्यूमन बींग्स नहीं है, सब कुछ ख़राब हो गया है. इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स. अब वहाँ पे पीछे की तरफ जहाँ पे नया पुजारी रहता था, वहाँ पे कुछ रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स रखी हुई थी. अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म wearing socks and shoes arrived panting and threw his school bag on a folding bed. तो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आता है जिसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, सॉक्स एंड शूज़ पहने हुए हैं. वो पेंटिंग यानी कि हाँफते हुए आता है स्कूल से और अपना जो वहाँ पे फोल्डिंग बेड है यहाँ एक, वहाँ पे उस पर अपना स्कूल बैग को फेंक देता है. लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गोट अ पेयर ऑफ शूज़, लेट मी नेवर लूज दैम. तो उस बच्चे को देखते हुए मुझे याद आती है उस बच्चे की जिसने कभी मंदिर में प्रेयर की थी कि मुझे शूज़ नहीं, मतलब मुझे शूज़ चाहिए, और जब शूज़ उसे मिल गए थे तो उसने प्रार्थना की कि मुझे, मेरे से ये शूज़ कभी भी गुम ना जाएं. ओके, आगे बताती हैं एनएस जंग कि द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर. गॉडेस ने उसकी प्रेयर जो है सुन भी ली थी. यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वॉर शूज़. तो पुजारी जैसे लोगों के जो बच्चे हैं वो अभी शूज़ पहनते थे. बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस. लेकिन ऐसे बहुत सारे दूसरे बच्चे हैं मेरे पड़ोस के रैक पिकर्स के जैसे जो कि अभी भी शूलेस ही रहते हैं, शूज़ नहीं पहनते हैं.
माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट ट्रैक पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। ठीक है, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it, metaphorically। क्या कहा है, अब वो बता रही है हमें। एनिस जंग जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि वो एक राइटर हैं, तो वो जगह जगह पर ट्रैवल करती हैं और ऐसे उनको अलग अलग तरह के टॉपिक्स, अलग अलग चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं अपनी सिटी में या किसी दूसरी सिटी में, और वहाँ की चीज़ों को देखते हुए वो अपने राइटिंग का एक टॉपिक बनाती हैं और उसके बारे में वो लिखती हैं, और उन्हीं चीज़ों के थ्रू वो अपनी ऑडियंस को, अपने जो पब्लिक है उसको बताना चाहती हैं, ऐसा कुछ मैसेज देना चाहती है अपनी स्टोरीज के थ्रू जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सोसाइटी के लिए भी। तो इसी तरीके से यहाँ भी उन्होंने किया है। तो वो बताती हैं कि माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट ट्रैक पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, यानी कि जब मेरी जान पहचान हो जाती है इन बेयर फुट ट्रैक पिकर्स से यहाँ पे, तो मुझे मेरा एक बार सीमापुरी जाना होता है। अब सीमापुरी कहाँ है? सीमापुरी है अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली के बाहर, दिल्ली के पास में ही एक छोटी सी जगह है जिसका नाम सीमापुरी है। वैसे तो ये दिल्ली के पास में ही है, लेकिन अगर मेटाफोरिकली कहा जाए, सिम्बॉलिकली अगर कहा जाए, तो ये अभी भी काफ़ी दूर है दिल्ली से। कहने का मतलब, अगर हम जियोग्राफिकली देखें तो दिल्ली से ये पास में ही है जगह, लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो दिल्ली जैसा डेवलपमेंट यहाँ पे अभी बिल्कुल भी नहीं है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। तो यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं सीमापुरी में, एक्चुअली वो 1917 में लौटे हुए। 1971 में जो वॉर हुआ था, तो वहाँ पे 1971 में बांग्लादेश से यहाँ पे वो आए थे। स्क्वैटर्स का मतलब होता है जो लोग अनलीगली किसी जगह पे रहते हैं। ठीक है, तो ये लोग यहाँ पे अनलीगली रहते हैं। साहेब्स फैमिली इज़ अमंग देम, और साहेब की फैमिली भी उन्हीं में से एक है जो बांग्लादेश से यहाँ पे रहने के लिए आई है। सीमापुरी वॉज दैन अ वाइल्डरनेस। सीमापुरी उस टाइम पे जो है, जब ये लोग यहाँ पे आए थे, एक वाइल्डरनेस वाली जगह थी, यानी जंगल हुआ करता था बिल्कुल, यहाँ पे ज़्यादा बस्ती नहीं थी। इट स्टिल इज़ बट इट्स नो लॉन्गर एम्प्टी। ये अभी भी एक जंगल जैसा ही है, लेकिन अब ये बिल्कुल खाली नहीं है, पहले जितना खाली नहीं है, यानी कि यहाँ पर अब बस्ती बस चुकी है, लोग यहाँ पे आके रहते हैं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड ट्रिपोलिन, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 wreck pickers। तो यहाँ सीमापुरी में मकान किस तरीके से हैं, कैसे लोग रहते हैं, वो थोड़ा सा बताया गया है कि मड से बने हुए इनके स्ट्रक्चर्स हैं घरों की, छतें जो हैं टिन और टर्पोलिन की हैं, सेवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर का यहाँ पे डिवोइड यानी कमी है। ठीक है, सेवेज यानी कि जो वेस्ट वाटर है उसको, जो निकलने की व्यवस्था नहीं है वेस्ट वाटर की, नालियाँ वगैरह जो हैं वो ख़राब हैं। तो ऐसे ही माहौल में यहाँ पे लगभग 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं सीमापुरी में। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर दैन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन। वैसे तो उनकी कोई पहचान नहीं है, लगभग 30 सालों से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, 30 सालों से भी ज़्यादा टाइम से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन इनकी कोई पहचान नहीं है, ना इन्हें कोई परमिशन इनको मिली है यहाँ पर रहने की। लेकिन इनके पास राशन कार्ड है जिसमें इनका नाम है, वाटर लिस्ट में भी इनका नाम है, और इसी वजह से इनको जो है ग्रीन खरीदने की परमिशन यहाँ पे मिल गई है, तो ग्रीन ये लोग जो है खरीद पाते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that give us no grain, say a group of women in tattered saris when I ask them why they left their beautiful land of green fields and rivers। तो एनिस जंग यहाँ पे बताती हैं कि जब मैंने एक वीमन का एक ग्रुप था, महिलाओं का एक समूह था, उनसे जब मैंने पूछा, ठीक है, जिन महिलाओं ने टेटर्ड यानी कि फटी हुई सी साड़ी ऐसे कुछ पहन रखी थी, तो उनसे जब मैंने पूछा कि आप जो है अपने ग्रीन फील्ड्स को, रिवर्स को छोड़ कर के, अपनी इस ब्यूटीफुल लैंड को छोड़ कर के यहाँ पे क्यों इस तरीके से सीमापुरी में ये रह रहे हो, तो वो जवाब देती हैं कि अगर फूड, देखो पहले तो उन्होंने कहा कि फूड जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक स्टेटमेंट एनिस जंग ने कहा कि फूड जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर्वाइवल के लिए,
है ना। सर्वाइवल के लिए फूड का इंपॉर्टेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है। पहचान, मतलब पहचान हमारे लिए मायने नहीं रखती, खाना जो है सर्वाइवल ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वो कहती हैं महिलाएं कि अगर दिन के अंत में हम हमारी फैमिलीज़ को खाना खिला पा रहे हैं बिना दर्द से भरे हुए पेट, यानी हमारा पेट दर्द नहीं कर रहा है और हम सोने के लिए चले जाते हैं, आराम से सो पा रहे हैं, तो यही जगह बेटर है उस जगह से जहाँ पे हमें ना कुछ खाने को मिल रहा था, जहाँ हमें कोई ग्रेन नहीं मिल रहा था, उस जगह से तो ये जगह बहुत ही बेटर है, ऐसा वो महिलाएं जवाब देती हैं। Wherever they find food, they pitch their tents and become transits home. तो जहाँ कभी भी उनको खाना मिलता है वो वहीं पे अपने टेंट लगा लेते हैं और ट्रांजिट होम्स वो जगह उनके लिए बन जाती है। ट्रांजिट का मतलब टेम्पररी घर वो उनके लिए बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। बच्चे जो हैं अब इन्हीं तरह के इसी तरह के घर बने हुए घरों में बड़े होते हैं और आगे जाके जब वो बड़े होते हैं तो सर्वाइवल में पार्टनर्स भी बनते हैं, यानी कि बच्चे जो हैं हेल्प कराते हैं अपने पेरेंट्स की काम करने में, ठीक है। एंड सर्वाइवल इज सीमापुरी, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब ही है रैक पिकिंग करना, कचरा उठाना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट। कई सालों तक रैक पिकिंग का काम करने के बाद ऐसा लगता है कि उनके लिए एक फ़ाइन आर्ट बन गया, एक बहुत बड़ा कला उनको जो है बहुत ज़्यादा वो उसमें एक्सपर्ट हो गए हैं रैक पिकिंग का काम करने में। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज़ लीकिंग रूफ, ठीक है। तो गार्बेज जो है इन लोगों के लिए गोल्ड है और ये उनके लिए डेली ब्रेड का काम कर रहा है, क्योंकि उससे जो पैसे आते हैं उसी से इनको रोज़ाना का खाना मिलता है, इनके सिर पे जो छत है वो मिलती है। और भले ही ये छत लीकिंग है, लीक करने वाली है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंस रखती है। और बच्चों के लिए, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, और बच्चों के लिए तो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, कैसे है वो आगे आपको भी जानने को मिलेगा। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. साहिब says his eyes lighting up. तो साहिब जो है उसकी आंखों में एक अलग ही तरह की खुशी नज़र आती है जब वो कहता है कि मुझे कभी कभी इस गार्बेज में 1 रुपये मिल जाता है, कभी कभी तो 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. और अगर आपको कचरे के ढेर में सिल्वर कॉइन मिल जाए, यानी बहुत ही कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज़ मिल जाए, तो आप कभी भी स्क्राउंजिंग करना नहीं छोड़ोगे। और क्योंकि वहाँ पे आपको हमेशा होप रहेगी कुछ और पाने की, है ना। तो आप कुछ ना कुछ ढूंढते ही रहोगे। और बच्चों के लिए एक यही एक्साइटमेंट होता था कि हमें आज 10 रुपीज़ मिल जाएंगे, 1 रुपये मिल जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जो उनको एक अलग ही खुशी देता है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे आ गया कि गार्बेज का अलग ही मतलब है बड़ों के लिए और बच्चों के लिए। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बच्चों के लिए तो ये जो गार्बेज है उसका मीनिंग है सरप्राइज में लपेटी हुई कोई चीज़, यानी कि हमेशा उनको सरप्राइजिंग फील होता है जब भी कोई ऐसी चीज़ उनको मिलती है और उनको वो एक एक्साइटमेंट में रहते हैं कि आज हमें शायद कुछ ना कुछ उसमें मिल जाएगा। और बड़े जो हैं उनके लिए एक सर्वाइवल का माध्यम है, स्रोत है ना, कि जिसको बेच करके जो भी उसमें से मिलता है गार्बेज में से वो बेच करके अपना पेट भरेंगे। One winter morning, I see Sahib standing by the first gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. तो एक विंटर मॉर्निंग थी, सर्दियों की एक सुबह थी, जब मैंने साहिब को देखा कि साहिब जो है पड़ोस के क्लब के दरवाजे, जो दरवाज़ा है, जो फेंस्ड गेट है, वहाँ पे खड़ा हुआ है। और अंदर बच्चे जो हैं, 2 बच्चे जिन्होंने वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है, वो लोग टेनिस खेल रहे हैं। तो वो उनको देख रहा है, वो बाहर से ही खड़ा होकर के उन टेनिस खेलने वाले बच्चों को देख रहा है। तो वो उससे पूछती हैं अनिस रंग इस बारे में, तो वो कहता है कि आई लाइक द गेम। ही हम्स कंटेन टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। और वो फेंस के पीछे से ही, दरवाजे से ही बहुत ही कंटेंट है, बहुत ही सेटिस्फाइड है उनका गेम देखते हुए। तो वो धीरे से हमिंग करता है, धीरे से वो बोलता है कि आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम पसंद है। आई गो इनसाइड वैन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स। और वो ये बात भी स्वीकार करता है कि
मैं अंदर भी जाता हूँ जब कोई भी वहाँ पे नहीं होता, है ना। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, जब कोई भी आसपास नहीं होता तो मैं अंदर भी चला जाता हूँ। एडमिट्स का मतलब वो स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, जो गेट कीपर है वो मुझे स्विंग यूज़ करने देता है, यानी कि झूला भी झूलने देता है। साहेब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। अब साहेब जो है उसने भी आज टेनिस के शूज़ पहन रखे हैं जो उसकी बेकार से दिखने वाली शर्ट और शॉर्ट्स पे बहुत ही बेकार से लग रहे हैं। समवन गेव दैम टू मी, जब मैं उससे पूछती हूँ इस बारे में तो वो कहता है किसी ने मुझे दिए थे, किसी ने मुझे दिए थे ये। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो एक्सप्लेन करते हुए कहता है द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them doesn't bother him। और एक्चुअली में फैक्ट तो ये है कि कोई अमीर पर्सन का जो लड़का है, जो बच्चा है, उसने ये शूज़ पहनने से मना कर दिया क्योंकि दोनों में से एक शूज़ जो है उसमें होल हो रहा था और उसने ये जो शूज़ हैं वो साहब को दे दिए, लेकिन ये बात उसे बिल्कुल परेशान नहीं करती कि जो है शूज़ में होल है। क्यों? फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। तो एक ऐसा बंदा, एक ऐसा पर्सन, एक बच्चा जिसके लिए जो कि बेयर फुट घूमता है, उसके लिए अगर उसको होल वाले भी शूज़ मिल जाए तो उसके लिए तो ये भी सपना सच होने जैसा है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन वो गेम जो वो इतना ध्यान से देख रहा है, टेनिस वाला गेम, वो उसकी पहुंच से बाहर है। उसे मालूम है कि वो टेनिस तो कभी नहीं खेल सकता, लेकिन हाँ, शूज़ पहन कर के ही वो अपना सपना सच होने जैसा फील कर रहा है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अब क्योंकि हम ये एक्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे अलग अलग जो है अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग बातें हुई होंगी, तो जो है एज जंग हमें यहाँ पे किसी दूसरी मॉर्निंग के बारे में बता रही हैं कि साहेब दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। आज जो मॉर्निंग मैंने उसे देखा, साहेब जो है अपने मिल्क बूथ पे जा रहा था। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था। स्टील का कैनिस्टर का मतलब आपने दूध बेचने वाले लोगों को देखा होगा, मिल्कमैन को, जिनके हाथ में वो बड़ी सी केटली होती है जिसमें वो दूध भर के लेके आते हैं, डोर टू डोर सर्विस भी करते हैं। तो स्टील का कैनिस्टर आज उसके हाथ में है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। तो जब मैं उससे पूछती हूँ कि अब तुम ये काम करते हो, ये सब क्या है तुम्हारे हाथ में, तो मुझे जवाब देता है कि अब मैं सड़क के उस पार, ठीक है, सड़क की उस तरफ जो टी स्टॉल है मैं उसमें काम करता हूँ। वो दूर कहीं इशारा करते हुए बताता है मुझे, और इवन ये भी कहता है कि मुझे अब 800 रुपीज़ मिलते हैं वहाँ पे सैलरी, और खाना भी मिलता है। ओके, डज ही लाइक द जॉब? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. तो जब मैं उससे पूछती हूँ क्या उसे ये काम पसंद है, तो मुझे दिखता है उसका चेहरा, जो कि उसके चेहरे पे जो केयर फ्री लुक पहले था वो अब खो चुका है। यानी कि एक बेपरवाह तरीके से जब वो घूमता था रैक पिकिंग का वर्क करते हुए, वैसा अब उसका चेहरे पे वो एक्सप्रेशन, वो खुशी नहीं थी। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. तो स्टील का जो कैनिस्टर है, ऐसा लग रहा है कि अपने शोल्डर पे जब वो उसको लेके जाता है वो ज़्यादा भारी है उस प्लास्टिक के बैग के कंपैरिजन में जो वो रैक पिकिंग के दौरान लेके जाता था। द बैग वॉज हिज, और वो बैग उसका खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। लेकिन ये कैनिस्टर उस पर्सन का है जिसकी टी शॉप है, जहाँ पे वो काम करता है, उसके मालिक का है। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहेब अब जो है खुद का मालिक नहीं रहा। कहने का मतलब इन लाइंस के थ्रू आप ये समझ सकते हो कि उसका बचपना तो खो ही चुका था, इवन जब वो रैक पिकिंग का वर्क भी कर रहा था। लेकिन रैक पिकिंग का वर्क करते वक्त उसको एक केयर फ्री माहौल में रहना एक आदत हो गई थी। लेकिन अब जब उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, खाना भी इवन मिल रहा है, लेकिन अब जो है थोड़ा सा जो है उसके लिए एक लेबर वाला काम हो गया, एक ज़्यादा मेहनत वाला काम हो गया है, और वो उतना फ्री अब फील नहीं करता अपने आप को जितना कि वो पहले फील करता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पॉवर्टी के थ्रू देखा, पॉवर्टी की वजह से किस तरीके से साहेब जैसे जो दूसरे बच्चे हैं वो रैक पिकिंग का वर्क करते हैं। ओके,
अभी यहाँ पे हमारी नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट होती है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार ये भी एक बच्चे का स्टेटमेंट है। और अब ये जो स्टोरी है इसका मेन कैरेक्टर है मुकेश। ठीक है, तो मुकेश ये बात कहता है, मुकेश आपको याद रखना है इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। मुकेश जो है अपनी बात पे टिका रहता है, जोर देता है इस बात को कहते हुए कि मुझे जो है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार ड्राइव करना चाहता हूँ। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। तो एनिस जंग जब उससे पूछती है मुकेश से, क्या तुम कुछ जानते भी हो कार्स के बारे में या ऐसे ही बोल रहे हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज। तो मेरी आंखों में देखते हुए कहता है कि आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीख लूँगा। यानी वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि उसे कार चलाना ही है। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for his bangles. अब उसका जो सपना है, ये जो फ़िरोज़ाबाद है, फ़िरोज़ाबाद जैसी जगह पे जो कि बैंगल्स बनाने के लिए, बैंगल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, उस डस्ट ऑफ स्ट्रीट यानी उस धूल वाली गलियों के बीच में जहाँ पे फ़िरोज़ाबाद में वो रहता है, वहाँ पे रह कर के ऐसा सपना देखना किस तरीके से है, कैसा है? लूम्स लाइक अ मिराज अमीज द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स। तो कहने का मतलब है, मिराज कहते हैं किसको? मृत तृष्णा आपने नाम सुना होगा, यानी कि डेजर्टेड प्लेस में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, रेत के बीच में जब आप चल रहे हो तो आपको थोड़ा थोड़ा दूर से कहीं पे पानी भरा हुआ नज़र आता है। तो वो हमारा एक इल्यूजन होता है, एक भ्रम होता है। तो फ़िरोज़ाबाद जैसे जगह में ऐसी धूल भरी गलियों के बीच में जहाँ पे सर्वाइवल के लिए ही कुछ कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन वहाँ पे रह के ऐसा सपना देखना एक मिराज के जैसे है मुकेश के लिए, एक मृत तृष्णा के जैसे है, एक इल्यूजन के जैसे, जो शायद सच नहीं हो सकता। एवरी अदर फैमिली इन फ़िरोज़ाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। तो फ़िरोज़ाबाद में हर दूसरी फैमिली जो है वो बैंगल्स बनाने का ही काम करती है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, योर फैमिलीज़ हैव। देखो, तो कहने का मतलब है कि ये इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है फ़िरोज़ाबाद, जहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं वो उन्होंने जनरेशन्स बिता दी हैं फर्नेसेस के आस। It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. तो कहने का मतलब क्या है कि फ़िरोज़ाबाद जो जगह है वो भारत की में जहाँ पे बैंगल्स बनाई जाती हैं, जो इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है उसका एक सेंटर है, जहाँ पे कई सारे परिवारों ने अपनी कई जनरेशन्स उनकी यहाँ पे काम कर रही हैं। क्या करने में? जिन्होंने भट्टियों के आसपास अपना समय बिताया है, ग्लास को वेल्ड किया है, बैंगल्स बनाई हैं यहाँ पे रहने वाली और इवन कई बाहर रहने वाली महिलाओं के लिए, जहाँ पे यहाँ से बैंगल्स जाती भी हैं। मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम। और मुकेश का परिवार भी इनमें से एक है, यानी मुकेश का जो परिवार है वो भी बैंगल्स बनाने का ही काम करता है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. तो यहाँ पे देखो क्या कहा गया है कि मुकेश की फैमिली जो है वो भी बैंगल्स बनाने का ही काम कर रही है, और उनमें से, इन सब लोगों में से कोई भी नहीं जानता कि बच्चों के लिए ये काम करना इल्लीगल है। बच्चों से इस तरह का काम करवाना जहाँ पर कि जो है ग्लास फर्नेसेस हैं, यानी कि भट्टियाँ हैं, ठीक है, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे बच्चों के लिए काम करना इन डिंजी सेल्स का मतलब ये जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, स्मोक है, बदबूदार है, ऐसी सकरी सी जगह, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे एयर और लाइट नहीं है, ऐसी जगहों पे काम करना बच्चों के लिए जो है इल्लीगल है। और अगर लो यहाँ पे अगर अगर लो की बात की जाए, अगर कानून की बात की जाए, अगर कहीं पे किसी को पता चल जाता है कि यहाँ पे ऐसा वर्क करवाया जाता है बच्चों से, तो 20,000 के लगभग बच्चे जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो होट पड़ने से उनको यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है, जो कि अपना दिन रात स्लॉग दियर डेलाइट हार्स, मतलब वो जो दिन रात यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ से उनको बाहर निकाला जा सकता है। और यहाँ पे काम करते हुए अक्सर इन बच्चों की जो है आँखों की ब्राइटनेस जो है, रोशनी जो है, वो भी वो लोग खो देते हैं।
ठीक है। Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. ओके तो ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मुकेश की जो आँख है उसमें एक चमक आ जाती है। मुकेश की आंखों में एक बीम, एक चमक से महसूस होती है मुझे कि जब वो खुद वॉलंटियर मतलब मुझे खुद आगे होकर के वो मुझे कहता है कि आप हमारे घर चलो, जो कि वो प्राउडली कहता है कि अभी अभी रीबिल्ट हुआ है ना, यानी उससे फिर से उसका रेनोवेशन हुआ है, फिर से वो बनाया गया है अच्छे से। We walk down stinking lanes chalked with garbage. We walk down stinking lanes chalked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. तो हम जो है, जब मैं उनके घर पे जा रही होती हूँ, मुकेश के घर पे, तो हम रास्ते में क्या क्या चीज़ें देखो किस किस चीज़ों का सामना होता है, यानी कि जैसे कि गार्बेज से भरी हुई गलियाँ हैं, जो गार्बेज से कचरा का ढेर इतना ज़्यादा उन गलियों में कि वो चौक हो गई हैं लेंस, यानी कि वो गलियाँ। ठीक है, तो पहला तो हो गया गार्बेज से चौक होने वाली ये बदबूदार सी गलियाँ। दूसरा कि वहाँ पे जो दीवारें वगैरह होती हैं वो क्रम्बलिंग हैं, बहुत ही वीक हैं, कभी भी गिर सकती हैं, है ना। ऐसे घर वहाँ पे नज़र आते हैं रास्ते में। दरवाजे उनके वॉबली हैं, वॉबली का मतलब जाम हो चुके हैं, कभी भी टूट सकते हैं। कोई खिड़कियाँ नहीं है उन लोगों के घरों में। और घरों में जो परिवार रहते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, ह्यूमन बींग्स भी वहाँ पर है और एनिमल्स, दोनों साथ में ही रहते हैं, जैसे कि प्रीमिवल स्टेट में, यानी कि प्राचीन काल में हुआ करता था। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि मुकेश का घर भी कुछ ऐसी ही जगह पर है, बहुत ही बुरी कंडीशन में। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. तो ऐसे ही एक घर में जब आता है वो, उसके दरवाजे पर वो रुकता है और ऐसा ही कमज़ोर सा बना हुआ जो लोहे का दरवाज़ा है उसको बैंग यानी ज़ोर से अपने पैर से उस पर पुश करता है और उसको तेज़ी से वो खोलता है। वी एंटर हाफ बिल्ट शेक, तो हम ऐसे ही आधे अधूरे से बने हुए शेक यानी कि वो झोपड़ी, वो जो घर उनका बना हुआ है कमज़ोर सा, उसमें एंटर करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास इज़ अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स। तो अब उस घर में एंटर होने के बाद में मैं देखती हूँ कि उसके एक हिस्से में, ठीक है, जो कि जहाँ पे वो हिस्सा जो है एक डेड ग्रास से जो है थैच्ड यानी कि उसको ढका हुआ है उस जगह को, और वहाँ पर एक फायरवुड है यानी कि वो चूल्हा वगैरह जल रहा है, एक स्टोव जल रहा है, स्टोव है वहाँ पे, जिसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है और स्पिनच की जो लीव्स हैं यानी कि जो पालक है वो सिजलिंग हो रही है, यानी कि उबल रही है या उस तैयार हो रही है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और वहाँ पे जो है ज़मीन पे मैं देखती हूँ बड़ा सा एल्यूमिनियम की प्लेट है जिस पर कि और भी काफ़ी सारी वेजिटेबल्स चॉप की हुई रखी हुई है। अ फ्रेल यंग वुमन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। अब एक कमज़ोर सी, फ्रेल का मतलब वीक, तो एक कमज़ोर सी यंग वुमन है जो कि क्या कर रही है, खाना बना रही है, शाम को खाना बना रही है पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज़ फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, और उसकी चूल्हे की वजह से जो उसकी आंखों में धुआं भर गया है, उस वैसी आइज़ के साथ में वो जो है स्माइल करती है मेरी तरफ। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। एक्चुअली में वो जो यंग लेडी है जो खाना बना रही है वो मुकेश के बड़े भाई की बहन है, यानी कि मुकेश की भाभी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स ही हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू। तो not much older in years, she has begun to command respect as a bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. तो अभी वो उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी वो बहू बनकर के उनके घर में आ गई है और डॉटर इन लॉ है, बहू है वो, और इंचार्ज है 3 मेल पर्सनस की उनकी फैमिली में, एक उनका हस्बैंड, एक मुकेश और उनके मुकेश के फादर यानी कि उनके जो है फादर इन लॉ। वैन द ओल्डर मैन एंटर्स शी जेंटली विदड्रोज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस। तो जब उनके ससुर जी जो हैं आते हैं, जो ओल्डर मैन जो है घर में आते हैं, तो वो क्या करती हैं, वो चली जाती हैं ब्रोकन वॉल, जो टूटी हुई दीवार है उसके पीछे जा कर के वो अपना घूंघट लेती हैं बड़ा सा और फिर उनके सामने वो आती हैं।
एज कस्टम डिमांड्स डॉटर इन लॉ मस्ट व्हील देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। और जैसा कि कस्टम है, परंपरा है उनके समाज में कि जब भी कोई डॉटर इन लॉ है उनको अगर अपने फादर इन लॉ के सामने जाना है तो उन्हें अपना फेस जो है घूंघट करना ही पड़ेगा किसी भी बड़े मेल एल्डर के सामने जाने से पहले। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। और उनके इस केस में जो उनका एल्डर था, यानी कि वो जो उनके ससुर जी थे, वो क्या थे, एक बहुत ही गरीब और बैंगल मेकर थे, यानी कि बैंगल बनाने वाले थे। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल। अब देखो यहाँ पे क्या एक बात कही गई है कि काफ़ी लंबे समय तक हार्ड वर्क करने के बाद में पहले उन्होंने एज अ टेलर काम किया। किसकी बात हो रही है? मुकेश के फादर के बारे में, यानी कि वो जो लेडी है उनके फादर इन लॉ के बारे में। तो पहले उन्होंने एज अ टेलर काम किया, फिर उन्होंने बैंगल मेकिंग का वर्क किया, और काफ़ी समय तक काम करने के बाद अपने हाउस को रेनोवेट करने में वो फेल हो गए। तब उन्होंने अपने दोनों बेटों को, यानी कि मुकेश और उनके जो बड़े भाई हैं, उनको स्कूल भेजा। ऑल ही हैज़ अच्छा भेजा नहीं, एक्चुअली में वो हाउस रेनोवेट करने में भी फेल हो गए और वो अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजने में भी फेल हो गए। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम वॉट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स। और उसके बाद वो केवल वही अपने बच्चों को सिखा पाए, दोनों बेटों को, जो उन्हें आता है, और वो था बैंगल्स बनाने की कला। ठीक है। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर। Says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मुकेश की ग्रैंड मदर है वो कहती है कि यही उनका कर्म है, यही उनका भाग्य है ना। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles, जिन्होंने कि अपने पति को देखा है क्या करते हुए, जो चूड़ियाँ हैं उनके साथ काम करते हुए, बैंगल्स बनाते हुए, जो उसकी डस्ट है, जैसे उस डस्ट की वजह से उनकी आंखें जो है ब्लाइंड हो गई, यानी वो देख नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी आंखों की जो रोशनी है वो बहुत ख़राब हो गई है, शायद वो नहीं देख पा रहे हैं। तो इसीलिए फिर भी ये सब होने के बावजूद भी उनके जो दोनों बेटे हैं, मुकेश और उनके बड़े भाई, उनको यही काम सिखाना पड़ा। तो वो कहती हैं कि यही उनका कर्म है और यही उनका भाग्य है। कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज। और वो कहती हैं, वो इम्प्लाइज मतलब जोड़ देती हैं, वो कहती हैं क्या भगवान का जो दिया हुआ जो लीनिएज है, जो लीनिएज का मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम जो है आगे बढ़ता चला आ रहा है, भगवान का दिया हुआ, क्या उसे कभी तोड़ा जा सकता है? क्या उसे कभी मानने से मना किया जा सकता है? Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in the every other house, every other yard, every street in फिरोज़ाबाद। और बैंगल मेकिंग करने वाले कास्ट में ही पैदा हुए इन लोगों के लिए उन्होंने कभी कुछ और देखा ही नहीं है, सिर्फ बैंगल्स ही बैंगल्स उन्होंने हर जगह देखी हैं, चाहे घर में हो, यार्ड में हो, हर दूसरे घर में, हर दूसरे यार्ड में, फिरोज़ाबाद की हर एक गली में उन्होंने सिर्फ बैंगल्स ही देखी हैं। Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in unkempt yards, are piled on 4-wheeled handcrafts, pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town। अब देखो, बहुत सारे तरह की बैंगल्स जो हैं यहाँ पे उनका जिक्र किया गया है कि स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स का मतलब है कि बैंगल्स की जो बहुत सारी एक कलेक्शन बना करके एक जो है रो बना करके उसको बांध दिया जाता है रस्सी से। तो ऐसे बैंगल्स के जो स्पायरल्स हैं, चाहे वो सनी गोल्ड हैं, पैडी ग्रीन हैं, रॉयल ब्लू हैं, पिंक पर्पल, जो भी कलर के हैं, रेनबो में जितने भी कलर्स होते हैं उनसे बने हुए वो बैंगल्स हैं। और इनको जो है वो अनकैम्प्ड यार्ड्स में जो है रखा जाता है, ना कि ढेर के ढेर पड़े हुए होते हैं। और फिर उस ढेर को, उन बैंगल्स को 4-व्हील्ड जो हैंड कार्ट है, नहीं यानी कि वो 4 पहिए वाली जो गाड़ी होती है उसमें डाल कर के जो यंग मैन हैं वो लेके जाते हैं अपने शैंटी टाउन, यानी इस बदबूदार से सकरे से टाउन की सकड़ी सी गलियों के बीच में वो यंग मैन उस हैंड कार्ट को लेके जाते हैं बाहर सेल करने के लिए। And in dark hutments, next to lines of flames of flickering oil lamps,
sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles. और ये जो डार्क हटमेंट्स है, डार्क मतलब जहाँ पे रोशनी नहीं है, अंधेरे से भरी हुई हटमेंट्स में यानी झोपड़ियों में, जहाँ पे जो ऑयल के जो लैंप जले हुए हैं, ठीक है, पहले ऑयल वाले लैंप होते थे, तो उन लैंप में जो फ्लिकर कर रहे हैं, जल बुझ रहे हैं बीच में, उनकी एक बहुत सारे उन्होंने लैंप रखे हुए हैं, वहीं पे बॉयज़ और गर्ल्स बैठे हुए हैं अपने फादर्स के साथ में, अपनी मदर्स के साथ में, और वो यही काम कर रहे हैं। कौन सा काम? कि कलरफुल जो ग्लास हैं उससे वो बैंगल्स बना रहे हैं, उसको वो वेल्डिंग कर रहे हैं। तो ये एक सीन बताया गया है कि किस तरीके से चूड़ियाँ तैयार की जाती हैं और कैसे माहौल होता है। Their eyes are more adjusted to the dark than the light outside. ऐसा लगता है उनको काम करते हुए देखकर कि उनकी जो आँखें हैं वो अंधेरे से ज़्यादा हैबिचुअल हो चुकी हैं कंपैरेटिवली टू लाइट, यानी वो रोशनी में शायद इतना अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं जितना कि उनको अंधेरे में काम करने की आदत पड़ गई है। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. और ये बच्चे जो हैं अक्सर एडल्ट होने से पहले ही अपनी आँखों की रोशनी अक्सर खो भी देते हैं। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी हमने देखा कि जैसे कि मुकेश की जो दादी हैं वो कहती हैं कि गॉड गिवन लीनिएज, क्या इसे ब्रेक किया जा सकता है? उनके हस्बैंड की आंखों की रोशनी जा चुकी है, लेकिन फिर भी उनके बच्चों को यही काम जो है सिखाया गया है। अब यहाँ पे एक दूसरी एक गर्ल के बारे में बात हो रही है, सविता। तो सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस। सविता जो है एक छोटी सी लड़की है जिसने कि पिंक कलर की थोड़ी जो गहरी पिंक कलर की, हम गहरी नहीं कह सकते, थोड़ी लाइट पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी है। सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वूमन सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास। एक सविता नाम की छोटी सी बच्ची है जिसने ड्रैप पिंक ड्रेस पहनी हुई है और वो एक बड़ी बुजुर्ग महिला के पास में बैठी हुई है और वो जो है क्या कर रही है, वो लेडी कांच के जो टुकड़े हैं उनको सही कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. तो सविता नाम की उस बच्चे को देख करके मैं ये सोचती हूँ कि जिस तरीके से उसके हाथ इतने ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं, है ना, जैसे मशीन में जो टोंग्स होते हैं, जो मशीनरी जैसे काम करती है, वैसे उसके हाथ जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। तो क्या वो जो बैंगल्स बना रही है, क्या उसकी सैंक्टिटी को, क्या उसकी पवित्रता के बारे में वो जानती भी है उन बैंगल्स को जिसे वो बनाने में हेल्प कर रही है। इट symbolizes an Indian woman's सुहाग, auspiciousness in the marriage. शादी में जो एक शुभ चीज़ होती है जो कि इंडियन वुमन के सुहाग को रिप्रेजेंट करती है, बैंगल्स, उन्हें वो बना रही है, लेकिन शायद उसको इस बारे में कुछ अंदाज़ा भी नहीं है। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands tied braid with henna and red bangles rolled onto her wrist. तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब यही बैंगल्स जिसे वो बना रही है, इसी तरह की बैंगल्स उसके हाथों में पहना दी जाएगी, उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई होगी और रेड कलर का जो घूंघट है वो उसके सिर पे अचानक से ड्रैप कर दिया जाएगा, उसे जो है उड़ा दिया जाएगा। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और तब वो दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर who became one many years ago, ठीक उसी महिला की तरह जो कि उसके पास में बैठी हुई है, जो कि कई सालों पहले शादी उनकी हो चुकी है और उन्होंने भी यही सब किया था। She still has bangles on her wrist but no light in her eyes. तो उस लेडी ने, उस ओल्ड लेडी ने अभी भी जो है क्या कर रखा है, वो उनकी रिस्ट पर, उनकी कलाई पे अभी भी चूड़ियाँ उन्होंने पहनी हुई है, लेकिन उनकी आँखों में कोई लाइट अब नहीं बची है। यानी कि इतने सालों तक बैंगल मेकिंग का काम करते करते वो एनर्जी, वो लाइवलीहुड, वो जो एक जीवन के प्रति जो नज़रिया होता है वो सब उनकी आंखों से जा चुका है, और ऊपर से वो रोशनी जो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करते करते उनकी आंखों से, उनकी जो आई साइट जो वीक हो गई है वो भी अब उनकी आंखों में नज़र आ रही है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉय। तो आनंद से भरे हुई उनकी जो आवाज़ है, आनंद से भरी हुई नहीं, ट्रेंड ऑफ जॉय का मतलब होता है खुशी से, जिसमें आनंद की पूरी तरीके से कमी है, कोई उल्लास, कोई खुशी नहीं उनकी आवाज़ में। और ऐसे आवाज़ में वो कहती हैं कि एक वक्त से शेर भर खाना भी नहीं खाया, मतलब कि काफ़ी टाइम हो गया कि अच्छे से पेट भर के खाना भी नहीं खाया। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड। तो हर हस्बैंड, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles.
ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। तो देखो, वो जो ओल्ड लेडी हैं वो क्या कह रही हैं कि मैंने एक वक्त से, यानी कि काफ़ी टाइम से पेट भर के खाना भी नहीं खाया खाया है ना, और पूरा लाइफ टाइम निकल गया, लेकिन मैंने जो है ना ये बैंगल्स बनाते बनाते सिर्फ इतना ही, शी हैज़ रीप्ड का मतलब सिर्फ इतना ही कमाया है कि मैंने पूरी ज़िंदगी निकल गई, अब तक मैं खाना अच्छे से जो है एंजॉय नहीं कर पाई हूँ। और उनके जो हस्बैंड हैं, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी आ चुकी है, वो कहते हैं कि मुझे बैंगल्स बनाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। मैंने जो है बस एक ही काम किया है अपनी पूरी लाइफ में, और वो है अपनी फैमिली के लिए घर बना पाया हूँ मैं। सिर्फ यही एक बहुत बड़ी जो है उनके लिए कह सकते हैं कि बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस वाली बात हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो घर बना पाए हैं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है ना। और वाकई में एक घर बनाना एक सामान्य व्यक्ति के लिए, खुद का घर बनाना एक बहुत बड़ी बात होती है। हियरिंग हिम one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. तो उन्हें सुनते हुए कोई भी वंडर कर सकता है कि जो है बहुत सारे लोग जो काम करने में असफल हुए हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी में एक घर भी नहीं बना पाए हैं, लेकिन ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उनके सिर पर अपनी खुद की छत है, ये भी बहुत बड़ी बात है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनी थिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। और ये जो बात है कि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है बैंगल्स मेकिंग के अलावा, इस काम को जारी रखने के अलावा और कोई काम उनको नहीं आता, और इसकी वजह से उनके घरों में पैसों की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, चिल्लाहटें होती हैं, उनके पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। ये हर एक घर में ये बातें जो है सुनाई देती है। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। जो छोटे बच्चे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, जो यंग मैन हैं वहाँ के, वो भी अपने बड़ों की बातों को इको कर रहे हैं, यानी कि जो लैमेंट जो है, जो विलाप वो करते हैं, जो रोते चिल्लाते हैं, वो पैसों की कमी की वजह से यंग मैन भी वही कर रहे हैं, क्योंकि वो भी वही काम कर रहे हैं बैंगल मेकिंग का। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कम लोग जो हैं जो फिरोज़ाबाद में मूव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. और इतने सालों की माइंड नम, यानी कि दिमाग को सुन्न कर देने वाली जो टॉयल है, यानी कि जो मेहनत है, जो हार्ड वर्क है, ऐसा लग रहा है कि उस वजह से इन बच्चों का जो है इनिशिएटिव जो था, कुछ नया करने की जो रचनात्मक जो क्षमता थी और सपना देखने की जो इनके अंदर योग्यता है, वो सब खत्म हो चुकी है। देखो, आप खुद सोच के देखो कि जब किसी व्यक्ति से कोई बहुत लंबे समय तक ऐसा काम जब वो करता है जिसमें उसको इंटरेस्ट नहीं हो, जो उसका सपना नहीं है, उसको बस एज वो बर्डन कर रहा है या फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा है या किसी करीबी या किसी मजबूरी की वजह से कर रहा है, तो बहुत समय तक ऐसा काम करने के बाद में उस बंदे का जो रियल ड्रीम है वो कहीं ना कहीं छिप जाता है, और उसके अंदर से वो जो जो होप होती है, जो एनर्जी होती है उस काम को करने की, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती चली जाती है। और यहाँ पर भी इन बच्चों के साथ यही हो रहा है कि ये लोग सपना भी नहीं देख पा रहे हैं। इवन ये तो बच्चे बस बैंगल मेकिंग का काम करते करते सपना देखना भी भूल गए हैं। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. तो जब मैं उन लोगों से, उन यंग मैन से जिनका कि एक ग्रुप बना हुआ है, जो कि मिडिल मैन मतलब होता है जो बीच में दलाल होते हैं, जिनके जिनके थ्रू वो आगे जाकर आगे जो है अपने जो अपना जो सामान है, जो बैंगल्स है, उनको आगे सप्लाई करते हैं और फिर वो लोग शहरों तक पहुंचाते हैं, है ना। तो मैं उन मिडिल मैन के ग्रुप से, जो कि who trapped their fathers and forefathers. देखो, इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. हाँ, तो वो वही दलाल, वही मिडलमैन जिन्होंने उनके पिताजी को, उनके फादर्स को, उनके फोरफादर्स यानी पूर्वजों को फंसाया है, ज़्यादा कमीशन लेकर के, ज़्यादा पैसा लेकर के उन्होंने जो है यंग मैन को उतनी रकम अदा नहीं की है उनके माल को सप्लाई करने के लिए जितनी उनको मिलनी चाहिए। तो उनके चक्कर में फंसने के बजाय मैं उनसे कहती हूँ कि आप लोग कोऑपरेटिव क्यों नहीं ऑर्गेनाइज़ कर लेते। कोऑपरेटिव का मतलब कि वो ग्रुप जिसमें कि काफ़ी सारे लोग मिलकर के बैंगल मेकिंग का काम करेंगे और वही लोग आगे जा कर के कहीं ना कहीं सप्लाइंग का काम भी करेंगे, तो उनको उनको जो है पूरा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो जब मैं उनसे कहती हूँ तो मुझे जवाब देते हैं कि इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग
इलीगल। तो कहते हैं यदि हम लोग ऑर्गेनाइज भी हो जाते हैं, सपोज़ हम लोग कोऑपरेटिव भी बना लेते हैं, साथ में काम भी करना शुरू कर देते हैं, तो हम ही लोग होंगे जिन्हें कि आगे जा कर के पुलिस के द्वारा होल्ड अप यानी कि रोका जाएगा और पीटा जाएगा, इवन हमें जेल में धकेला जाएगा कुछ इलीगल करने के लिए। यानी कि हम कहीं न कहीं हमारे ऊपर ही कोई भी ब्लेम डाला जाएगा उन मिडल मैन को, जो कि कहीं न कहीं पॉलिटिशियन से या किसी बड़े व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, उन्हें कुछ भी नहीं कहा जाएगा। कहने का मतलब ये है, दे से वो लोग ऐसा कहते हैं, गवर्नमेंट ऐसा कहती है या मिडल मैन वो ऐसा कहते हैं। देयर इज़ नो लीडर अमंग दैम, नो वन हु कुड हेल्प दैम सी थिंग्स डिफरेंटली। उन लोगों के बीच में, उन यंग मैन के ग्रुप के बीच में ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जो कि इन बातों को समझता हो और वो चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखता हो, डिफरेंट एस्पेक्ट से देखता हो। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके फादर्स भी अब उतना थक चुके हैं ये इन चीज़ों में फंसने के लिए वो अपने आप को जो है काबिल नहीं समझते, वो नहीं फंसना चाहते इन चीज़ों में, तो उनके फादर्स भी उतना ही टायर्ड है जितना कि वे हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। और फिर वो बात करते हैं कि किस तरीके से काफ़ी समय से गरीबी जो है, दुख जो है, लालच जो है और उसके बाद अन्याय, यही जो है आगे जा कर के होता है। यानी गरीबी की वजह से काफ़ी सारा दुख उनको मिलता है, लेकिन अगर लालच में आकर के वो आगे जा कर के मिडल मैन के थ्रू ना वर्क करके अगर खुद से आगे जाके चीज़ों को सप्लाई करते हैं, ज़्यादा पैसा कमाने की अगर सोचते हैं, तो उनके साथ फिर भी क्या होगा, इनजस्टिस ही होगा, ऐसा उनका मानना है। Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. तो आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि दो तरह के वर्ड जो हैं यहाँ पे एन एस जंग देखती हैं उनकी बातों को सुनते हुए, कि एक तो इस तरह की फैमिली है जो कि गरीबी के जाल में फंस चुकी है ना, जिनके ऊपर अपनी कास्ट का दब्बा लग चुका है कि वो बैंगल मेकिंग जो है ऐसी कास्ट में पैदा हुए हैं तो उनको यही काम करना है, वो फंस चुके हैं पूरी तरीके से उसमें। और दूसरी तरफ एक बुराइयों से भरा हुआ एक ऐसा सर्किल है जिनके अंदर बुराइयां ही हैं, जैसे कि साहूकार हैं, मिडिल मैन है, पुलिस मैन हैं, लॉ को जो है निभाने वाले हैं, या ब्यूरोक्रेट्स हैं और पॉलिटिशियंस हैं, है ना। कीपर्स ऑफ लॉ का मतलब कि जो कानून की बातें करते हैं, तो ये सब लोगों का एक सर्किल है। तो ये दो तरह के वर्ड आपको याद रखने हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑफ द चाइल्ड, टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और साथ में जो है टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। अब उनकी फैमिलीज़ ने भी, यानी कि कास्ट, पहले तो कास्ट की बात हो रही है कि बैंगन मेकिंग का जो काम ये जो ये लोग कर रहे हैं मजबूरी में आकर के, तो एक तो मजबूरी जो इनसे काम करवा रही है, और दूसरा ये सारे पॉलिटिशियंस, पुलिसमैन इनके झंझालों में ना फंसें, इस वजह से भी ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारा जो बैगेज है, जो सारा भार है उनके बच्चों के ऊपर पड़ गया है, जिसको अब नीचे उतार वो नहीं सकते। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। और इस बात को से अवेयर होने से पहले ही जो है वो इस प्रोफेशन को उतनी स्वाभाविक तरीके से अपना लेते हैं जैसा कि उनके फादर ने अपनाया है। टू डू एनी थिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और कुछ और करना का मतलब होगा डेयर करना, हिम्मत करना। यानी कि जहाँ पे सब लोग बैंगल मेकिंग का प्रोफेशन को अपनाए हुए हैं अपनी जनरेशन बाय जनरेशन इस प्रोफेशन को चलाने की वजह से या गरीबी की वजह से, जिस भी वजह से, लेकिन वहाँ इसी बीच में अगर कुछ और करने का जो मतलब है कि डेयर करना, हिम्मत करना, एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और हिम्मत करना उनके ग्रोइंग अप का पार्ट नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। लेकिन जब बाकी लोगों की बातें सुनने के बाद जब मैं मुकेश की बात सुनती हूँ, जब मैं उसके चेहरे पर एक अलग ही फ्लैश, अलग ही चमक देखती हूँ, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। जब वो कहता है आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, वो रिपीट करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू गैराज एंड लर्न, है ना। तो ही रिपीट्स,
तो क्या कहता है, ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। तो जब मैं उससे कहती हूँ कि ठीक है तुम कैसे बनोगे मोटर मैकेनिक, तो वो मुझे बताता है कि वो गैराज में जाएगा, सीखेगा वहाँ जाके। लेकिन जब मैं उससे कहती हूँ गैराज तो तुम्हारे घर से बहुत दूर है, आई विल वॉक ही इंसिस्ट, तो जोर देखिए कहता है कि मैं चल के जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। जब मैं उससे कहती हूँ क्या तुम्हारा प्लेन उड़ाने का भी मन है, ही सडनली साइलेंट, तो अचानक से वो चुप हो जाता है। नो, ही सेज स्टेरिंग at the ground in his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret। तो वो जवाब देता है कि नहीं, मुझे प्लेन उड़ाने का कोई ड्रीम मैंने नहीं देखा है, और वो धीरे से बोलता है ज़मीन की ओर देखते हुए। थोड़ी सी शर्म उसे महसूस होती है, लेकिन अभी भी उसकी जो शर्म जो है वो रिग्रेट में चेंज नहीं हुई है। यानी बाकी लोग जितना रिग्रेट के साथ में हर एक बात को कहते हैं, वैसा मुकेश के अंदर अभी नहीं है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ दैट cars he sees hurtling down the streets of his town। वो जो है अपने टाउन की गलियों में इधर उधर घूमती हुई कार्स का सपना देखकर ही जो है, कार चलाने का सपना देख के ही बहुत कंटेंट है, बहुत सेटिस्फाइड है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, लेकिन फिरोज़ाबाद के ऊपर से तो बहुत ही कम, न के बराबर एयरप्लेन्स जो हैं फ्लाई करते हैं। तो वो आखिर क्या करेगा इस सपने को देख करके। तो कहने का मतलब है कि वो सिर्फ कार जो है वही चलाना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, इससे ज़्यादा उसकी इच्छा नहीं है। तो आपने इस स्टोरी से क्या समझा कि यहाँ पे देखो, एक तो रैकपिकिंग वाला वर्क जो कि साहिब आलम करता है, और दूसरा मुकेश की स्टोरी हमने देखी जहाँ पे वो उसके अंदर एक चाहत है कुछ करने की, है ना। तो यही दो स्टोरीज़ थी जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं लॉस्ट स्प्रिंग में। आई होप आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से आप इसको पढ़ लें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यहाँ पे इस सेक्शन को, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहें सभी वीडियोस के, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर।